Today we'll be starting with a new topic from Physics 2. Name of the topic is current electricity. Now इसका करंट इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक्स तुम लोगों ने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में किया हुआ है एंड सम थिंग्स दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन लोअर स्टैंडर्ड्स. तो बेसिक चीजें कुछ मैं बता देता हूँ. करंट जो होता है उसको डिनोट करते हैं सिंबल आई से. ठीक है, किसी भी चीज के अंदर अगर करंट पास हो रहा है तो वो आई अमाउंट ऑफ करंट है ऐसा बोलते हैं. वोल्टेज जो होता है उसको डिनोट करते हैं वी से और रेजिस्टेंस उसको डिनोट करते हैं आर से. रेजिस्टेंस का मतलब होता है कितना अमाउंट ऑफ करंट को जिस चीज के थ्रू तुम पास कर रहे हो ब्लॉक करेगा. फाइन. एंड ये जो होते हैं ऐसे टाइप के डायग्राम्स, सपोज यहाँ पे ये हमने कंसिडर किया, इसको बोलते हैं की, इसको के से डिनोट करते हैं. ये हमारा एक सर्किट हो गया. दिस इज हाउ इट इज शोन. जो की है तुमने जब उसको क्लोज किया मतलब जब बटन ऑन किया, तो बटन ऑन किया तो ये क्या हो गया, करंट पास ऑन होना स्टार्ट हो गया. तो करंट विल गो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, उसके अंदर घूमता है. और यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस लगाया हुआ है मैंने. ठीक है, तो इसके थ्रू जब जाएगा तो उसका कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ना, कुछ तो कोशिश करेगा करंट को ब्लॉक करने के लिए. आर अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस है एंड आई अमाउंट ऑफ करंट इसके अंदर से जा रहा है. करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, इसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट. ठीक है, बट रियलिटी में जो करंट होता है एक्चुअली वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है. बट सिंबल्स में हम लोग हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव दिखाते हैं, उसको कन्वेंशनल करंट बोलते हैं. ठीक है, क्या होता है. ठीक है, तो जब मल्टीपल अमाउंट ऑफ करंट किसी कंडक्टर के थ्रू एक पॉइंट पे आके मीट होते हैं उसको जंक्शन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक वायर है और इसके थ्रू कोई I1 इतना अमाउंट ऑफ करंट आ रहा है एंड ये हो गया एक ब्रांच I2. ठीक है, दो अलग अलग कंडक्टर थे, उनके थ्रू आके एक जगह पे मीट हो रहा है और फिर वहां से कंबाइन होकर करंट आगे जा रहा है, I1 प्लस I2 अमाउंट ऑफ करंट. ठीक है, इसका अमाउंट जो आएगा उसको हम लोग I3 लिख देते हैं. ठीक है, तो जो अमाउंट ऑफ करंट यहां से पास हो गया दोनों का कॉम्बिनेशन होगा. अगर एक और होता है ऐसे, सपोज वो इस तरफ जा रहा होता, तो यहां से जो करंट आया I1 प्लस I2 इस पॉइंट पे आके मीट हुआ, सपोज इसको पॉइंट T दे देते हैं. यहाँ पे आके मीट हुआ, यहां से कुछ अमाउंट ऑफ करंट इधर चला जाएगा, कुछ यहाँ पे चला जाएगा. तो मैं मान लेता हूं यहाँ पे I3 अमाउंट चला गया और यहाँ पे I4. फाइन. तो ये जो पॉइंट होता है जहां पे मल्टीपल अमाउंट ऑफ करंट्स कंडक्टर के थ्रू आके मीट होते हैं और फिर वहां से आके जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जंक्शन. ठीक है, तो किसी भी सर्किट में जब बहुत सारी जगह से करंट आएगा और एक जगह पे आके मीट होगा, फिर वहां से या तो एक साथ आगे जा सकता है या फिर अलग अलग डायरेक्शन में आगे जा सकते हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उसका जंक्शन. फाइन. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लूप. इसको दूसरा वर्ड मेश ऐसा भी बोलते हैं. जब कोई भी क्लोज सर्किट होगा जिसमें मल्टीपल करंट्स होंगे जो अलग अलग डायरेक्शन से आ रहे हैं, देन सपोज ये यहां पे ऐसा जा रहा है, देन यहां से एक और आया, यहां पे आके मीट हो गया, फिर इनको मैंने सर्किट से कनेक्ट कर दिया. ठीक है, तो एक क्लोज सर्किट जहां पे स्टार्ट होके वापस कहीं ना कहीं वो आपस में कनेक्टेड है, उसको हम लोग एक लूप बोलते हैं. लूप का मतलब ही क्या होता है, क्लोज चीज ना. तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि यहाँ से करंट स्टार्ट हुआ, इधर गया, तो यहाँ का करंट क्या हुआ, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया. यहाँ से एक इस तरफ चला गया, एक इस तरफ, फिर यहाँ से होते हुए आगे आया, फिर ये वापस यहाँ पे कहीं पे मिल गए. तो एट दी एंड सारा कुछ जाके जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं पे घूम के वापस आ जाता है. तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लूप, या फिर दूसरा वर्ड क्या है, मैश. ठीक है, तो नेक्स्ट चीज है ब्रांच. तो दो जंक्शंस के बीच में जो जगह या फिर जो पार्ट लाई करता है उसको हम लोग ब्रांच बोलते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ऐसा हो गया जंक्शन, यहाँ पे आके ये लोग मीट हो रहे, या फिर यहाँ पे एक जंक्शन हो गया, यहाँ से ये आगे स्प्लिट हो रहे. तो इस जंक्शन के और इस जंक्शन के बीच में जो आएगा वो ब्रांच हो गया. ठीक है, दो जंक्शन के बीच में जो पार्ट लाई करता है किसी भी सर्किट का, इसको सर्किट डायग्राम बोलते हैं. फिर रिमेंबर, तो दो जंक्शन के बीच में जो पार्ट लाई करता है उसको क्या बोलते हैं, ब्रांच. ठीक है, ये बेसिक टर्म्स है जो किरचॉफ्स लॉ. ठीक है,
इसमें से फर्स्ट लॉ को बोलते हैं जंक्शन लॉ और दूसरे को वोल्टेज लॉ या फिर ईएमएफ लॉ ऐसा बोलते हैं। तो जंक्शन लॉ के हिसाब से द स्टेटमेंट द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स in a junction is 0। ठीक है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एट अ जंक्शन क्या आएगा 0। इफ करंट एंटर्स द जंक्शन इट इज पॉजिटिव। मतलब करंट अगर जंक्शन की तरफ आएगा तो उसको क्या लेना है पॉजिटिव। इफ करंट लीव्स द जंक्शन इट इज नेगेटिव। ठीक है, तो करंट अगर जंक्शन की तरफ आ रहा है तो क्या लेना है हमें पॉजिटिव, और जंक्शन को छोड़ के जा रहा है तो क्या लेना है नेगेटिव। ठीक है, तो एज यू कैन सी इन दिस जंक्शन करंट आ रहा था और यहां से जा रहा है, तो अगर इसका लॉजिक लगा है द एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या होता है, सिर्फ उनके वैल्यूज को प्लस माइनस करना है, उसको एल्जेब्रिक सम बोलते हैं। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब सम का मतलब तो तुम बोलोगे प्लस होता है, बट उसने बोला ना कि अगर करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है तो क्या लेना है पॉजिटिव, और अगर दूर जा रहा है तो नेगेटिव। तुम्हारा अगर वैल्यूज ऐड कर रहे हो तो अगर जब ऐड करते टाइम पे कोई एक वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा तो प्लस लिख के फिर ब्रैकेट में माइनस लिखते हो ना उसको, इजंट इट। तो वैसा ही यहाँ पे, तो यार आज से जो करंट यहाँ पे आया कितना आ रहा है I1 प्लस I2। प्लस क्यों, क्योंकि जंक्शन की तरफ एंटर हो रहा है, तो हमने बोला ना जंक्शन की तरफ एंटर होगा उसको क्या लेना है पॉजिटिव, और जो जंक्शन से बाहर निकलेगा दूर जाएगा उसको नेगेटिव। तो ये आ गया -I3 -I4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ या फिर करंट जंक्शन लॉ, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एंटरिंग करंट्स एट अ जंक्शन इज 0। तो इस पॉइंट के ऊपर सब करंट्स का टोटल कितना होगा 0 होगा। ठीक है, और जो करंट आएगा पॉजिटिव, जो जाएगा नेगेटिव। ऑन दी अदर हैंड अगर मान लो मैं I3 और I4 को उस तरफ ले जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। ठीक है, तो मतलब अमाउंट ऑफ करंट जो एक जंक्शन पे आ रहा है वो और अमाउंट ऑफ करंट जो जंक्शन से जा रहा है वो एक दूसरे को क्या होगा इक्वल। सो आई एम सेइंग दैट अमाउंट ऑफ करंट entering a junction is equal to amount of current leaving the junction। ठीक है, तो ये सेम स्टेटमेंट ऐसे भी लिखा जा सकता है। पहला तो क्या है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एट अ जंक्शन 0 हो गया, मतलब जितना करंट आएगा वो पॉजिटिव ले लो और जितना जाएगा नेगेटिव ले लो और फिर एंड में इक्वल टू 0 लिख दो। वही चीज मैंने अप्लाई की तो देखा कि इसको उस तरफ ले जाएंगे तो अमाउंट ऑफ करंट जो एंटर हो रहा है वो और अमाउंट ऑफ करंट जो लीव हो रहा है वो इक्वल है एक दूसरे को। तो मैं बोल सकता हूं द अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन इक्वल टू अमाउंट ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। ये होता है किरचॉफ्स फर्स्ट। तो नाउ किरचॉफ्स सेकंड लॉ, इसको वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। स्टेटमेंट here the algebraic sum of all the PD मतलब potential difference and EMF in a closed loop is 0। Now in this case suppose I consider an electrical circuit। Okay, now suppose this is a loop that we have, in this करंट पास हो रहा है, की है, यहां से रेजिस्टेंस एंड करंट्स लगाए हुए, तो इसके थ्रू जो करंट निकल रहा है वो I1 निकल रहा है, वो इस ब्रांच सॉरी इस रेजिस्टेंस के थ्रू जाएगा, फिर यहाँ पे जाके वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया I2 एंड I3, और यहां से होते होते वो ऐसे जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस। अब पहली बात तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू I इंटू R। ठीक है, तो हम भले पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड बोल रहे हैं बट हम लोग करंट और रेजिस्टेंस दोनों का प्रोडक्ट है ऐसा यूज करेंगे। ठीक है, तो हम V नहीं IR जो है वो वैल्यू कंसिडर करेंगे। तो अब एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस या फिर I इंटू आर प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस एंड जो हमारा EMF है, EMF का मतलब क्या होता है, जो तुम्हारा बैटरी है। ठीक है, जो बैटरी के अंदर जो पावर सप्लाई दे रहे हो उसको EMF बोलते हैं। इन सब का टोटल क्या होगा 0। नाउ अगर तुम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, इफ वी आर ट्रेसिंग
लूप इन डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। ठीक है, तो कन्वेंशनल करंट मतलब ये जो एरोस दिख रहे हो, क्योंकि एक्चुअल करंट रिवर्स में होता है, जैसे मैंने तुमको बताया। तो अगर तुम लूप ट्रेस कर रहे हो और कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो, तो तुम्हारा I और R इज नेगेटिव। ठीक है, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, अगर तुम इसी डायरेक्शन में चेक कर रहे हो और नाम ले रहे हो लूप का, तो तुमको I इंटू आर क्या लेना है, नेगेटिव। एंड ऑब्वियसली अगर अगेंस्ट जाओगे तो पॉजिटिव, अदरवाइज हमको उसको पॉजिटिव लेना है। ठीक है, मतलब अगर करंट के डायरेक्शन में गए तो नेगेटिव लेना है, करंट के अपोजिट आओगे तो क्या लेना है, पॉजिटिव, कन्वेंशनल करंट। एंड ईएमएफ इज टेकन टू विच टर्मिनल इट गोज। ठीक है, इट रीचेस, ऐसा बोलेंगे। ठीक है, तो जिस टर्मिनल पे वो रीच करेगा वहां पे। ओके, तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ और एक लूप लेता हूँ। मैं लूप लेता हूँ ए बी ई और एफ। ठीक है, लूप का मतलब क्या है, क्लोज पाथ होना चाहिए। तो ए बी ई एफ, बट अगर मैं एफ तक लेता हूं तो क्या होगा, क्लोज नहीं हुआ ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ए बी ई एफ और फिर वापस ए, एंड में वापस वही नाम लेना पड़ेगा ताकि ये पता चले कि वो क्लोज है। तो आई से इन द लूप ए बी ई एफ, ए से स्टार्ट हो गया ए तक गया, इसका मतलब क्या होगा कि लूप क्लोज है। अगर मैं सिर्फ एफ तक लेगा तो क्या होता, क्लोज नहीं है वो, यहां तक ही है ना, एंड नहीं हुआ है। सो इन दिस केस हमने बोला इफ वी आर ट्रेसिंग द लूप इन द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, तो मुझे स्टार्ट कहां से करना है, ए से बी की तरफ। तो ए से बी की तरफ करंट का डायरेक्शन भी वही है ना, ए से बी की तरफ। मतलब मुझे आई इंटू आर का जो वैल्यू आएगा क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे करंट कितना है, I1, तो वही I1 करंट यहाँ पे आ रहा है ना। और करंट और रेजिस्टेंस दोनों एक साथ आए क्या, हाँ, ए से बी में करंट, और क्योंकि ये I1 करंट है तो यहाँ से पास होगा, और ऑप्शन क्या है इसके पास जाने के लिए, यहाँ से होकर इधर ही जाएगा। तो I1 और R1, तो मतलब माइनस I1 R1 आ जाएगा इधर, क्योंकि मैं करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूं और मुझे सबका सम लेना है, मतलब टोटल लेना ही है। फिर मुझे बी से ई जाना है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू माई नेम ए से बी, फिर बी से ई जाना है। तो बी से ई जाएंगे तो जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं वो करंट का डायरेक्शन है ना, करंट का डायरेक्शन इसी तरफ है, और वहां पे करंट और रेजिस्टेंस दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो मतलब वो लेना है। सिर्फ रेजिस्टेंस आया, सिर्फ करंट आया तो नहीं। मान लो यहाँ पे ये नहीं होता रेजिस्टेंस, सिर्फ करंट ऐसे जा रहा होता तो मेरे को नहीं लेना है, लेकिन मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस तभी आता है जब करंट और रेजिस्टेंस दोनों एक साथ होगा। ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, ओम्स लॉ में किया है ना। तो यहाँ पे आई आ रहा है, हाँ करंट तो आ रहा है, आर आ रहा है, तो I3 और R3 दोनों आ रहे हैं, और मैं करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूं, मतलब ये आ जाएगा माइनस I3 R3। ठीक है, कि मुझे टोटल लेना है, वापस ये तक नहीं आऊंगा तब तक। फिर क्या करना है, E से F की तरफ आना है। अब E से F की तरफ आओगे तो वहां पे तुम लोगों को करंट दिख रहा है, क्योंकि करंट तो यहां से गया तो आएगा ही ना घूम के वापस, बट रेजिस्टेंस नहीं है। बट वहां पे उसने सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं बोला था, क्या बोला था, ईएमएफ। तो ईएमएफ है ना, ईएमएफ का मतलब वही हुआ था ना कि हमारा बैटरी जो सप्लाई देते हो वो। तो अब इसमें कैसा लेना होता है कि तुम कहां से किस टर्मिनल पे जा रहे हो, तो जिस टर्मिनल पे वो रीच करेगा तुमको उसका साइन लेना है। तो तुम यहां से जा रहे हो, तुम नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हो, तो रीच कहां कर रहे हो, पॉजिटिव। तो इसका ईएमएफ कुछ तो होगा, मान लेते हैं एप्सिलॉन जितना ईएमएफ है इसका, तो प्लस एप्सिलॉन, कुछ तो अमाउंट देगा वो तुमको, न्यूमेरिकल में तो दे देगा वैल्यू कि 2 वोल्ट है, 4 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, जो भी है, बट अभी के लिए मैं एप्सिलॉन है इतना मान लेता हूं। तो यहाँ पे प्लस आएगा, क्यों, तो ये हमने बोला ना ईएमएफ इज टेकन टू विच टर्मिनल इट रीचेस, तो पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, बट जब मैंने ट्रेस किया ई से एफ तक तो वो क्या गया, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो रीच कहां हुआ, पॉजिटिव, मतलब मेरे को पॉजिटिव लेना है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर मैं उल्टा ले रहा होता, तो मैं यहां से आ रहा होता तो पॉजिटिव से कहां रीच करता, नेगेटिव, तो मतलब मुझे टर्मिनल क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। ठीक है, एफ तक आया, एफ से फिर एफ से जब वापस ए आऊंगा तो क्लोज हो जाएगा, बट उसके बीच में सिर्फ करंट आ रहा है, रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है। करंट और रेजिस्टेंस दोनों आना चाहिए तो तुम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हो ना, यहां पे सिर्फ करंट आ रहा है, मतलब ये नहीं होगा, तो इतना ही है, इक्वल टू। नाउ द नेक्स्ट टाइप इज व्हीटस्टोन ब्रिज। नाउ ये जो होता है एक सर्किट होता है, एंड इसका एक्सपेरिमेंट तुम लोग को आएगा व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज करके, 2 एक्सपेरिमेंट करोगे इसके ऊपर तुम लोग, देन इसके अंदर कॉलेज में इंस्ट्रूमेंट टाइप आएगा, वहां पे दिखा देंगे।
एंड दिस ये जो है इसलिए यूज होता है, कोई अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना हो उस केस में काम आता है कि तुम्हारे पास 3 नोन रेजिस्टेंस है और एक अननोन है, उसको तुम फाइंड कर सकते हो इसके थ्रू। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि ये 4 लूप जैसा एक कंसिडर किया होता है और उनके बीच में गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, ठीक है। यहां से तुमने की क्लोज किया, मतलब बटन ऑन किया, तो कंटिन्यूसली करंट फ्लो होगा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल और घूम के वापस यहाँ पे आएगा। तो इफ आई से कि यहां से आई अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है, ठीक है, तो ये जो करंट जाएगा वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इजंट इट? जंक्शन आया ना यहाँ पे, तो एक इस तरफ जाएगा एक इस तरफ जाएगा। तो यहाँ पे जो करंट जा रहा है आई से कि यहाँ पे I1 अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है और इस तरफ जो करंट गया वो मैं बोल देता हूँ I2 अमाउंट ऑफ करंट, इजंट इट? 2 पार्ट में डिवाइड हुआ तो कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा। देन यहां से वापस ऐसा होगा कि करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे करंट गया कितना था I1, यहां से वापस 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो IG इज अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर। तो ये गैल्वेनोमीटर ज्यादा करंट नहीं खाएगा बट उसके थ्रू भी करंट जाएगा। तो ये गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, वो तुमको कितना करंट गया और किस डायरेक्शन में गया वो बताता है, ठीक है, डिफ्लेक्शन देता है वो। एमीटर का काम है सिर्फ कितना करंट गया ये बताता है, गैल्वेनोमीटर ये भी बताता है किस डायरेक्शन में जा रहा है करंट, ठीक है। तुम्हारा जो एमीटर है वो 0 से स्टार्ट होता है और वो ऐसे इस तरफ आता है, गैल्वेनोमीटर सेंटर में होता है, अगर करंट इस डायरेक्शन में गया तो वो इस तरह उतना डिफ्लेक्शन बताएगा, इधर गया तो इस तरफ बताता है, ठीक है। तो डायरेक्शन भी बताता है करंट का। देन यहां से IG अमाउंट ऑफ करंट तो आ गया, मतलब I में से कुछ अमाउंट ऑफ करंट कट हुआ, तो कितना I1 में से IG अमाउंट ऑफ करंट जो बचा है वो इस तरफ जाएगा, isn't it? देन यहाँ पे I2 अमाउंट ऑफ करंट आया और यहाँ पे IG अमाउंट ऑफ करंट आया, ये दोनों यहाँ पे मिक्स होंगे और फिर इस डायरेक्शन में आगे जाएंगे, तो इस डायरेक्शन में जो करंट जा रहा है कितना आएगा I2 प्लस IG, isn't it? फिर ये दोनों यहाँ पे मिलेंगे, तो जब यहाँ पे मिलेंगे तो IG एंड माइनस IG कट हो जाएगा, वापस क्या आएगा I1 प्लस I2, मतलब यहाँ से वापस I1 प्लस I2 आएगा और उसी को तो हमने I अमाउंट ऑफ करंट बोला था, isn't it? वही 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था, तो वापस आके उतना ही हो गया, फिर जो I अमाउंट ऑफ करंट है एज इट इज वापस यहाँ पे आ जाएगा, फाइन। सो नाउ यहाँ पे अगर मैं लूप कंसीडर करता हूँ तो ऐसे इन द लूप, तो पहले हम ए बी डी ए लूप कंसीडर करते हैं। इन द लूप ए बी डी एंड ए क्लोज होना चाहिए, तो जब तक तुम एंड पे वापस वहां पे नहीं होगा क्लोज नहीं होगा। ना एक चीज कभी कभी कंफ्यूजन रहता है कि अभी जो लूप हम कंसीडर करेंगे ना, इसमें कहीं पे भी तुम देखोगे तो इसमें वोल्टेज वाला ईएमएफ वाला नहीं आ रहा है, ठीक है। बेसिकली ईएमएफ तो उसके बाहर है, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ईएमएफ होना ही चाहिए उसके अंदर, ठीक है। मेन क्या है, लूप कंसीडर करते टाइम क्लोज होना चाहिए, बाकी अगर ईएमएफ नहीं आ रहा है इसमें तो कोई इश्यू नहीं है, फाइन, ओके। तो अगर मैं ए से बी की तरफ जाऊं, मेरे पास करंट है और रेजिस्टेंस है, 4 रेजिस्टेंस लगाए, पी क्यू आर एस उनका वैल्यू ले लिया है मैंने, I1 अमाउंट ऑफ करंट है और P उसका रेजिस्टेंस है और मैं करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूं, मतलब मुझे नेगेटिव लेना है किरचॉफ सेकंड लॉ के हिसाब से, तो माइनस I1 इंटू पी, ये यहां का वोल्टेज हो गया, क्योंकि किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ का टोटल कितना आना चाहिए 0। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हो गया करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट है ना यहाँ पे कितना I1, रेजिस्टेंस कितना है P, ठीक है। तो यहाँ पे आप B से D अगर जाएंगे, G जो होता है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस डिनोट कर रहा है कि गैल्वेनोमीटर में भी कुछ रेजिस्टेंस है, तो जब यहां से ट्रेस करोगे करंट कितना है IG और गैल्वेनोमीटर में रेजिस्टेंस कितना है G, तो ये भी करंट के डायरेक्शन में हो गया, मतलब IG इंटू कैपिटल G। और फिर जब तुम D से I की तरफ जाओगे तो इस केस में तुम करंट से उल्टे जा रहे हो, देखो करंट इस तरफ आ रहा है और तुम अगेंस्ट जा रहे हो, अगेंस्ट जा रहे हो मतलब क्या लेना है पॉजिटिव, तो करंट भी है और रेजिस्टेंस भी है, मतलब यहाँ पे प्लस I2 इंटू R आ जाएगा और सबका टोटल होना कितना चाहिए 0, तो दिस इज माय इक्वेशन 1, ठीक है। अब वैसे ही मैं इस तरफ का लूप कंसीडर करता हूं, यहां के लूप में आई टेक द नेम B C D एंड फिर से D। इन द लूप B C D B, अगर मैं B से C जाऊं तो करंट कितना है मेरे पास I1 माइनस IG और रेजिस्टेंस कितना है Q, और मैं करंट के ही डायरेक्शन में जा रहा हूं, ठीक है, करंट इस डायरेक्शन में आगे फ्लो हो रहा था ना, तो ये हो जाएगा I1 माइनस IG इंटू Q, और Q की करंट के डायरेक्शन में तो नेगेटिव। फिर मैं अगर C से D जाऊं तो मैं करंट के अगेंस्ट जा रहा हूं, देखो करंट ऊपर आ रहा है और मैं अगेंस्ट जा रहा हूं, तो इस केस में क्या हो जाएगा करंट मल्टीप्लाइड बाय ये, बट डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या लेंगे प्लस, तो ये जाएगा प्लस I2 प्लस IG इंटू S,
अब डी से जब बी जाओगे तो गैल्वेनोमीटर का करंट नीचे की तरफ आ रहा था, तुम अगेंस्ट जा रहे हो उसके, तो वापस क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो वहां पे आ जाएगा प्लस आई जी इंटू जी इक्वल टू 0, क्योंकि बी पे पॉजिटिव लूप बंद हो गया। ठीक है, इसको सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं। ना ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है इसके अंदर एक स्पेशल कंडीशन आता है, फिर ब्रिज बैलेंस है, इस साइड का उस साइड का जो कंडीशन है सब बैलेंस हो जाता है जब तुम्हारा आईजी का वैल्यू करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर 0 होगा। ठीक है, बैलेंस कंडीशन क्या होगी कि गैल्वेनोमीटर करंट नहीं खाना चाहिए तुम्हारा। ठीक है, जो करंट तुमने सर्किट में दिया सर्किट के थ्रू जाना चाहिए। तो जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है उस केस में क्या होता है, आईजी का वैल्यू 0 होता है। एट बैलेंस्ड कंडीशन में यू विल गेट IG इक्वल टू 0। अगर IG का वैल्यू 0 तो मैं इक्वेशन 1 एंड 2 में पुट कर देता हूं। तो आई से पुट इन इक्वेशन 1 एंड 2। जब इक्वेशन 1 में IG की जगह पे 0 पुट करोगे, यहां पे तो कोई चेंज नहीं है, यहां पे 0 हो जाएगा ना, तो ये पूरा ही हट जाएगा। तो तुमको बचेगा क्या, -I1P प्लस I2R इक्वल टू 0। फाइन, मैं इसको उस तरफ ले जाता हूं तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और फिर उसको उल्टा लिख देता हूं। तो बेसिकली मुझे मिलेगा I1P इज इक्वल टू I2R एंड दिस इज माय थर्ड इक्वेशन। बट IG का वैल्यू 0 तो इधर भी हो रहा है, तो जब इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे ऑल्सो, जब इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो IG तो 0 हो गया, तो बचेगा क्या -I1 और Q, तो ये आ गया -I1Q। यहाँ पे IG का वैल्यू फिर से 0 हो गया तो ये हट जाएगा, बचेगा क्या I2 इंटू एस, तो प्लस I2 इंटू एस प्लस IG का वैल्यू क्या है 0, मतलब ये तो हट जाएगा इक्वल्स टू, इसको उस तरफ लेके जाए तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो हमें मिलेगा I1 इंटू क्यू इज इक्वल टू I2 इंटू एस, दैट इज माई इक्वेशन 4। अगर मैं इक्वेशन 3 एंड 4 को डिवाइड करता हूं तो लेफ्ट में लेफ्ट वाला डिवाइड होगा, राइट में राइट वाला। सो इफ यू डू दैट, डिवाइड इक्वेशन 3 एंड 4, तो लेफ्ट का पार्ट ये रहा, इससे डिवाइड हो जाएगा, यू विल गेट I1P अपॉन I1Q इक्वल टू I2R अपॉन I2S। I1 कट हो गया, I2 कट हो गया, यू विल गेट P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। ठीक है, और ये होता है बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। अगर तुम इसको रीअरेंज करोगे, तुम इसको रीअरेंज करना चाहो तो R और Q को ऑल्टरनेट अप्लाई कर सकते हो, तो P अपॉन R इज इक्वल टू Q अपॉन S, ऐसा भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, तो बेसिकली गैल्वेनोमीटर के लेफ्ट साइड और राइट साइड का जो रेजिस्टेंस है वो इक्वल आते हैं, रेशियोज इक्वल होते हैं एक दूसरे को। ठीक है, अब ये यूज क्या हो रहा है इसका, जैसे मैंने तुमको बोला कि अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने में हेल्पफुल है, तो मेरे पास अगर सपोज कोई नया वायर है जिसका मुझे रेजिस्टेंस पता नहीं और मुझे उसको यूज करना है, वो मटेरियल है कोई तो जो यूज होगा और मुझे उसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो मैं 3 ऐसे वायर लूंगा जिनका रेजिस्टेंस मुझे पता है। ठीक है, ऐसे वायर तो होंगे ना अपने पास जिनका रेजिस्टेंस हमें पता है, 3 नोन लगा देंगे और सपोज Q अननोन है, इसका रेजिस्टेंस पता है, इसका रेजिस्टेंस पता है, इसका रेजिस्टेंस पता है और इसका फाइंड करना है, पूरा कंडीशन उसमें पुट करो, Q का वैल्यू आ जाएगा, isn't it? तो इससे क्या पता चलेगा, कोई भी अननोन चीज का रेजिस्टेंस अगर तुमको फाइंड करना है तो व्हीटस्टोन ब्रिज हेल्प करता है। ओके, सो नाउ दिस इज बेस्ड ऑन किरचॉफ सेकंड लॉ। तो यहाँ पे हमें इस डायग्राम के अंदर, सर्किट डायग्राम ये दिया हुआ है, इसके अंदर हमें फाइंड आउट करना है कि I का वैल्यू कितना आता है। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I। तो यहाँ पे किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग लूप कंसिडर करते हैं और लूप के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। यहाँ पे मैं एक लूप कंसिडर करता हूँ, लूप को मैंने नाम दे दिया, पहले तो बड़ा कर लेते हैं, ACDEA। तो इन द लूप ACDF तुमको टोटल करंट फाइंड करना है जिसका वैल्यू I आएगा I1 प्लस I2, बट यहाँ पे जब तक I1 I2 नहीं आएगा तुम वो फाइंड नहीं कर सकते, वो बुक में है, वो चेंज कर देना। क्वेश्चन नंबर पेज 60 पे क्वेश्चन नंबर 30।
टारगेट में, ठीक है, तो उसको चेंज कर देना। तो यहाँ पे एक लूप दिया है एंड इस लूप के अंदर I1 अमाउंट ऑफ करंट ऊपर से पास हो रहा है, I2 अमाउंट ऑफ करंट इसमें से बीच वाले में से, एंड यहाँ पे दोनों कंबाइंड जो करंट आ रहा है वो I1 प्लस I2 इसके थ्रू जा रहा है। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है I1 का वैल्यू कितना है, I2 का वैल्यू कितना है, क्योंकि टोटल करंट चाहिए, तो टोटल करंट I1 प्लस I2 होगा, तो हमको वो फाइंड करना है। तो मैंने लूप कंसिडर किया A B C D, मतलब तुम चाहे तो पूरा नाम भी लिख सकते हो, जैसे A से B देन B से C, बट मैंने सिर्फ कॉर्नर्स लिखे A से C D F A, क्योंकि लूप तो वही कंसिडर होगा। तो तुमको चाहिए तो ये भी लिख सकते हो B एंड E बीच का, बट ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि तुम वो लिखो ही। तो जब A से B की तरफ जाएंगे सिर्फ करंट है, रेजिस्टेंस है नहीं। जब C से D की तरफ जाओगे करंट के डायरेक्शन में है, रेजिस्टेंस भी है, तो आ जाएगा माइनस I1 प्लस I2 इंटू 8। यहाँ पे सिर्फ करंट है, रेजिस्टेंस नहीं है। यहाँ पे करंट एंड रेजिस्टेंस दोनों है, करंट कितना है I1 और रेजिस्टेंस कितना है 2, तो माइनस 2 टाइम्स I1, क्योंकि हम लोग करंट के ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर अब तुम नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हो, तो ईएमएफ का वैल्यू कितना आ जाएगा, +6, दैट इज इक्वल टू 0। तो इन सबको रीअरेंज करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके। बेसिकली कैसा होगा ना, ये लूप्स जो भी होते हैं ना ऐसे टाइप के, उनमें तुम लोग को इक्वेशंस बनते हैं, ठीक है, एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, तीन इक्वेशन जो भी है, फिर उनको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल सॉल्व करने का आ जाता है। ज्यादातर केसेस में यही होने वाला है। तो यहाँ पे इसको अगर रीअरेंज करें, इन दोनों को इस तरफ लेके आ जाते हैं, तो I1 प्लस I2, और आगे लिख देता हूँ इस 8 को, ये भी इस तरफ आएगा तो प्लस 2 टाइम्स I1, और उस तरफ इक्वल टू क्या बच जाएगा 6, तो उसको फिर रिवर्स में लिख दिया। ये अंदर मल्टीप्लाई आएगा 8I1 प्लस 8I2 प्लस 2 टाइम्स I1 इज 6, तो आ जाएगा 10 टाइम्स I1 प्लस 8 टाइम्स I2 इक्वल टू 6। इसको चाहिए तो 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, डिवाइड बाय 2, दिस इज 5I1 4I2 इक्वल टू 3, एंड दिस इज योर इक्वेशन 1। I1 I2 में एक इक्वेशन आ गया, I1 I2 में एक और इक्वेशन आएगा, तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने अभी के लिए तो सिर्फ ये बड़ा वाला लूप कंसिडर किया था, मैं चाहूं तो ये भी कर सकता हूं और ये वाला भी कंसिडर कर सकता हूं, ठीक है। तो मैं ऊपर वाला कंसिडर करके देखता हूं, शायद इसमें इजीली आ जाए। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि तुम यही लूप कंसिडर करो यही कंसिडर करो, तुमको सिर्फ लूप कंसिडर करना है। टोटल यहाँ पे 3 फॉर्म हो रहे हैं, एक तो ऊपर वाला, एक नीचे वाला और एक बड़ा वाला। तो बड़ा वाला मैंने कंसिडर किया ना, ऊपर वाला करके देखते हैं। इन द लूप कौन सा आएगा, A B E F A। ना ऐसा भी कोई कंपलसरी नहीं कि तुम नाम ऐसे ही लो, तुम इस तरफ से भी नाम ले सकते हो, इट इज टोटली अप टू यू, तुमको रिवर्स में लेना है तो। A B E F A, अगर मैं A से B जाऊंगा तो सिर्फ करंट है, कुछ लेना देना नहीं इसका। B से ही जाएंगे तो करंट भी है, रेजिस्टेंस भी है, EMF भी है, सब है। तो पहली बात तो ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया नेगेटिव। तो मैं सबसे पहले क्या ईएमएफ को एनकाउंटर कर रहा हूं, तो मतलब मैं कहां जा रहा हूं, पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा, कितना, 5 वोल्ट, तो मतलब -5, ठीक है, क्योंकि हमने लिखा था ईएमएफ तुम जहां पे रीच करते हो वो वाले का साइन लेना होता है। तो मैं अगर इस डायरेक्शन में जाऊंगा, पॉजिटिव से नेगेटिव रीच करूंगा ना ईएमएफ, तो मतलब -5 आएगा। फिर जब इस तरफ जाओगे तो करंट कितना था इस लाइन के अंदर, I2, और रेजिस्टेंस कितना है 2, और ये करंट के अपोजिट जा रहा है, तो प्लस 2 टाइम्स I2। देन E से F में सिर्फ करंट है, मतलब ये करंट यही इधर से गया ना, रेजिस्टेंस तो है नहीं। फिर जब F से A आओगे, F से A वाला पार्ट तो वही हो गया ना जो इधर किया था, ठीक है, तो वो जाए तो सेम टू सेम लिख सकते हो, ये आ जाएगा -2 टाइम्स I1 प्लस 6 इक्वल्स टू फाइन। क्योंकि ये जो पार्ट है F से A वाला, ये तो इस लूप में भी कंसिडर किया था ना लास्ट में, तो उसका आंसर यही आया था, तो वही आंसर वापस लिख दिया। तो यहाँ पे इनको अगर रीअरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा -2 टाइम्स I1 प्लस 2 टाइम्स I2 प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको आगे लिख दिया, इसको एज इट इज रखा, -5 और प्लस 1 6 हो गया। अब ये डिवाइड तो कुछ होगा नहीं, तुम 1 को उधर ले जा सकते हो बस, -2 टाइम्स I1 प्लस 2 टाइम्स I2 इक्वल टू -1, ये तुम्हारा इक्वेशन 2 हो गया। अब या तो इसका I1 सेम बनाओ या I2 सेम बनाओ, I2 थोड़ा सिंपल है सेम करने के लिए, उसको बस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2, ठीक है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आएगा 4 टाइम्स I1 प्लस 4 टाइम्स I2 इक्वल टू -2, ये हो गया इक्वेशन 3। बेसिकली लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जो 10th में करते थे वही सॉल्व करना है।
हाँ अभी इनको सॉल्व करना है। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 3। तो आ जाएगा 5 टाइम्स I1 प्लस 4 टाइम्स I2 इक्वल टू 3। ये आ जाएगा माइनस 4 टाइम्स I1 प्लस 4 टाइम्स I2 इक्वल टू -2। साइन चेंज होगा तो यहाँ पे 4 टाइम्स I2 कट हो जाएगा। So what you are left with is 5 plus 4 that is 9 times I1, 3 plus 2 that is 5, इधर चला जाएगा I1 is 5/9। तो I1 का वैल्यू कितना आ गया 5/9। वो वैल्यू या तो इक्वेशन 1 में डाल दो, 2 में डाल दो, 3 में डाल दो, जो भी तुमको सही लगता है उसमें पुट करो और उससे तुम सॉल्व करके निकालो कि I2 कितना आएगा। एक बार I1 आ गया, I2 आ गया, टोटल करंट फाइंड करना है ना। टोटल करंट क्या होगा दोनों का एडिशन। देयरफॉर टोटल करंट, सपोज I टोटल करंट है जिसका वैल्यू आ जाएगा I1 प्लस I2, फिर इसको ऐड कर देना एंड दैट इज आंसर। अब क्योंकि करंट है तो यूनिट क्या आएगा कैपिटल एम्पियर, तो लिख देना। ठीक है।